लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, दोस्तों, इंतज़ार की ज़हमत के लिए माज़रत। ये वाला सर, तो बाकी खड़े दूसरे कमरे में तो होगा ना, यहाँ तो जाते लोग। हज़रात, इंतज़ार की ज़हमत के लिए माज़रत। बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आँखों में दिल धड़क है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। मोहतरम राम बहादुर राय साहब की किताब आयन हिंद आए अनकही कहानी की तकरीब इजरा और मुज़ाकरे में आप सबका खैर मकदम है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब ने बसत खुलूस तमाम हजरात को पुकारा था, और देखिए उनके खुलूस की कशिश कि यहाँ आफ्ताब व महताब और सितारों के कहकशा है। अजीम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं और इनमें से बेशतर अपनी ज़ात में अंजुमन की हैसियत रखते हैं। इस तकरीब में इतनी अहम शख्सियात हैं कि अगर मैं उनके नाम लूँ तो शाम हो जाएगी। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम लूं, यहाँ तो बस में जो भी है क़यामत है। सचमुच आज मैं कौमी काउंसिल के स्टाफ, अमला, तमाम दोस्तों को बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज काउंसिल का ये उर्दू भवन बहारों का चमन बन गया है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही इख्तिसार के साथ होगा। हमें अपने बुजुर्ग शख्सियात को सुनना है, उनकी इल्मी बातें सुननी है। ज़ाहिर के सारा तकरीब का मामला आयन से जुड़ा हुआ है और आयनी निकाह के हवाले ही से ज़्यादा गुफ्तगू होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेहमानान किराम का इस्तकबाल करेंगे। मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है, आमद पे तेरी इत्रो चिरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इत्रो चिरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। तो आज हम अपने मेहमानान की खिदमत में गुलदस्ता और शॉल पेश करेंगे। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि गुलदस्ता जो है ये सिर्फ फूलों का गुच्छा नहीं है, बल्कि इसमें मैं अपने देश भारत का एक तहजीबी चेहरा देखता हूँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक मुकम्मल और मुजस्सम तस्वीर। ये गुलदस्ता हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक आईना भी है। मुझे गुलदस्ते को देखकर अक्सर उस्ताद ज़ौक़ का एक मिसरा याद आता है, गुलहाए रंगारंग से है ज़ीनत समय। इस गुलदस्ते में हम लोग अली जनाब नजीब जंग साहब, राम बहादुर साहब, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब और दीगर हजरात, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस गुलदस्ते में हम लोगों की मोहब्बत और खुलूस की खुशबुएं बसी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुशबुएं आपको काउंसिल से हमेशा बांधे रखेंगी। और ये शॉल जो आपको पेश की जाएगी, ये भी हमारी इज्तिमाइयत का इश्तिहारा है। मोहब्बत के धागों से बुनी हुई ये शॉल आपको काउंसिल की मोहब्बतें याद दिलाएगी। ये शाल दरअसल तू बराए बस करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी की एक मिसाल है। तो दोस्तों, आइए अपने जोरदार तालियों से हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। इन तालियों में आपकी ताकत की गूंज नहीं, बल्कि आपके जोश, जज्बे और मोहब्बत का आहंग सुनाई देना चाहिए। अब गुलदस्ते के लिए मोहतरम नजीब जंग साहब की खिदमत में डॉक्टर शम्स इकबाल साहब गुलदस्ता पेश करेंगे।
श्री राम बहादुर राय साहब की खिदमत में डॉक्टर शमा कौसर यजदानी साहबा गुलदस्ता पेश करेंगी। जोरदार तालियों से मकबूल किया जाए। प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब की खिदमत में जनाब मोहम्मद अहमद साहब असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन गुलदस्ता पेश फरमाएंगे। प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब की खिदमत में मोहतरमा नीलम रानी साहिबा गुलदस्ता पेश करेंगी। डॉक्टर जावेद आलम साहब की खिदमत में मोहतरमा ज़ीशान फातिमा गुलदस्ता पेश करेंगी। हजरात, ये रस्म सही मगर बहुत ही खूबसूरत रस्म है। इससे हम लोगों के दिल जुड़े हुए होते हैं। आज जो इस तकरीब का एहतमाम किया गया है, दरअसल आलमी किताब यौम किताब के मौके पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। आप सब हजरात को मालूम है, आज पूरी दुनिया के कोने कोने में किताबों की अहमियत के हवाले से बातें गूंज रही होंगी। इसी मुनासिबत कौमी उर्दू काउंसिल ने 4 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में भी किताब के इजरा का प्रोग्राम किया है। मुझे इस वक्त किताबों की अहमियत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, क्योंकि उस पर हज़ारों मज़ामीन आज के दिन शाये हुए हैं और फेसबुक पर भी किताबों की अहमियत मानियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आज के ज़माने में कुछ लोग ये कहते हैं कि आखिरी सदी है किताबों से इश्क, मगर मेरा ख्याल है कि हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें दीवानगी की हद तक किताबों से इश्क रहा। आज भी और कल भी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। नजीब जंग साहब की खिदमत में ये कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। मुझे याद आता है कि हम लोग जब बचपन में थे तो अक्सर ये शेर गुनगुनाते थे, यानी एक मिसरा, कि मरेंगे हम किताबों पे, वर्क होगा कफन अपना। तो दोस्तों, आज भी कहीं ना कहीं ये जज्बा और जुनून जिंदा है। जिस दिन लोग किताब पढ़ना छोड़ देंगे उस दिन ये कायनात खत्म हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि किताब पर ही कायनात की जिंदगी भी कायम है। चाहे लोग मेरी बात पे यकीन करें न करें, मेरी बात को नकार दें, लेकिन आखिरी दम तक मैं इस बात का कायल रहूंगा कि किताब ही की वजह से कायनात कायम है। अगर ये किताब नहीं रही तो कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि आज के डिजिटल एज में हम लोग किताबों के लम्स से महरूम हो गए हैं। मुझे इस वक्त गुलजार साहब की एक नज़्म याद आ रही है जो उन्होंने किताबों के हवाले से लिखी थी। मैं चाहता हूं कि उसकी चंद सतरें आपको खिदमत में पेश कर दूं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं हुई। ये सच है कि आज डिजिटल एज ने हमें किताबों के सही लम्स से महरूम कर दिया। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो दोस्तों, जिस तरह शेरों का इंतखाब शायरों को रुस्वा करता है, इसी तरह कभी कभी किताबों का इंतखाब भी हमें रुस्वा करता रहा है। आज हम जिस किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे यह आम किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब है जिसकी हमारे माशरे को जरूरत। बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जिसकी माशरे को जरूरत हो, लेकिन राम बहादुर राय साहब की जो किताब है ये यकीनन हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी ज़रूरत की तकमील करती है, क्योंकि आयन जो है हर कौम हर कल्चर की ज़रूरत है। ये किताब हमारे लिए बहुत मुफीद इसलिए भी है, इसमें भारत के मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के भारत के लिए बहुत से अहम इशारे मौजूद हैं, आयनी इशारे जिसकी हमें ज़रूरत है। और ये जो तर्जमा किया गया है उर्दू के अंदर, इसी ज़रूरत के पेश नज़र किया गया है। और मेरा ख्याल है राम बहादुर राय साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि किताब सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और दीगर इलाकाई ज़बानों में भी इसका तर्जुमा किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ जो भी फर्द है या जिस कल्चर के भी लोग हैं उनको इस किताब की यकीनी तौर पर ज़रूरत होगी। ये किताब एक नई सोच का आयनादार है, इसमें एक नया ज़ाविया नज़र है, एक नया एहसास है। ये दरअसल हमारे आज़ाद
भारत का एक विजन है और हमारा इज्तिमाई ख्वाबनामा भी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक नजरिया है जिसमें हमने अपने अपने हुकूक और फराइज के बारे में बताया गया है। और ये तल्ख हकीकत है कि तगय्युर, तब्दीली और तरमीम आज के हद की जरूरत। इस वक्त मुझे एक सर सैयद अहमद खान की याद आ रही है, जब उन्होंने आईन अकबरी एडिट की और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को तकरीज प्रीफेस लिखने के लिए भेजा, तो मिर्जा गालिब ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में नया आयन आ चुका है और तुम अभी तक आयन अकबरी में उलझे हो। कितना खूबसूरत जवाब दिया था। तो जाहिर है कि इस हमें भी एक नए आयन की जरूरत है। एक शायर ने भी कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। हमें आईने नौ से डरनी चाहिए और न तर्जे कोहन पे अड़ना चाहिए, क्योंकि तरमीम और तब्दीली जो है ये जमाने की जरूरत है। कहा गया है कि सबात एक तगय्युर है जमाने में। तो जब तक असरी मुतालबात और मुक्तजियात के मुताबिक तब्दीलियां नहीं होती और उन तब्दीलियों का के मुताबिक चीज़ों का महंग नहीं किया जा सकता, तब तक हमारी चीज़ों की कोई मालियत नहीं। तो राम बहादुर राय का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने बेशकीमत ख्यालात से उर्दू जबान को महफूज किया। जाहिर है कि मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि उर्दू और हिंदी एक दूसरे की तवानाई, एक दूसरे की ताकत है। एक दूसरे के बगैर दोनों ही अधूरे हैं। और मुझे लगता है कि उर्दू तर्जुमे की सूरत में राम बहादुर राय साहब की ये किताब आज पूरी हुई। मैं एक बार कमलेश्वर जी की खिदमत में कितने पाकिस्तान लेके गया था। उसके हिंदी एडिशन 6 या 7 छप चुके थे, लेकिन मैं उनके पास उर्दू एडिशन लेके गया तो जानते हैं कमलेश्वर जी ने पहला जुमला जो उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहा कि आज मेरी किताब पूरी हुई। और कहा कि उर्दू के बगैर हिंदी नामुकम्मल और हिंदी के बगैर उर्दू नामुकम्मल है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि राम बहादुर राय साहब की ये किताब आईन हिंद की कहानी उर्दू में तर्जुमा हुई है। और इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत बन जाती है कि चूंकि हम लोगों की रसाई हो जाएगी उन उलूम तक, उन फनून तक, उन आईनी इशारों तक जिनसे हम सब नावाकिफ रहते हैं। अब ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब चूंकि एक माहिर कानून यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं आयन और उर्दू के हवाले से 2-4 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा कि आयन में उर्दू की आयनी हैसियत जो भी हो, मगर उर्दू और आयन का बहुत गहरा रिश्ता है। उर्दू में आयन से मुतालिक बहुत सी किताबें उर्दू में मौजूद हैं। मैं 2-3 किताबों के नाम सिर्फ यहाँ वजाहत के साथ कहना चाहूँगा। एक किताब है आयन हुकूमत हिंद, जिसके मुरत्तिब है मौलाना अब्दुल मजीद खान सालिब BA। बस खत्म करता हूँ। तारीख दस्तूर हुकूमत हिंद, डॉक्टर यूसुफ हसन खान, हिंदुस्तान का दस्तूर, उसकी मुख्तसर तारीख। और कौमी उर्दू काउंसिल ने खुद कानून पर बहुत सारी किताबें शाये की हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कानूनी मजल्लात भी शाये हुए हैं, जिनमें कानून लाहौर, आयन दगन हैदराबाद, मखदूरुल कवानीन, मुक़न्निन दगन, मिरतुल कवानीन वल अहकाम काबिल ज़िक्र है। अब देखिए, बड़ी अहम किताबें होती हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं हुआ करते हैं। तो कानून का एक शुमारा, एक देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कानून, ये बिल्कुल कानून के हवाले से मजल्ला है और इसमें सारे मज़ामीन जो आयनी उमूर और मौज़ूआत से मुतल्लिक़ होते हैं। तो उर्दू और आयन का बहुत गहरा रिश्ता है। और यहाँ ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ, तो उर्दू शेर व शायरी की ज़बान नहीं है, बल्कि समाजी और साइंसी उलूम की भी ज़बान है। और एक ज़माने में तो मेडिकल और इल्म की तालीम भी उर्दू ही में हुआ करती थी। तो जाहिर है कि तर्जमे के ज़रिए इस ज़ुबान की सरबत में और सरमाए में बिना कदर इजाफा हुआ है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। जो बात मुझे आयन और उर्दू के हवाले से या राम बहादुर राय साहब के हवाले से कहनी थी, मैंने कह दी। अब हम लोग इजरा की एक रस्म अदा करेंगे, अंजाम देंगे। इसके लिए मैं खैर मकदूमी कलमात के लिए शाल पोशी भी हो जाएगी। इसके बाद पहले कर लें कैसे जो करना पहले करा दीजिए। जी, अब ये है कि जाहिर के मिनट के ऊपर के द्वारा सर, तो ऐसा है कि अब शालपोशी की रस्म भी अदा कर दी जाए। तो मैं सबसे पहले कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को जहमत दूंगा, वो नजीब जंग साहब की शालपोशी करना है।
श्री राम बहादुर साहब की खिदमत में जनाब मोहम्मद साहब शामिल पेश करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब। प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब की खिदमत में अजमल सईद साहब शौर पेश फरमाएंगे। ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब की खिदमत में मसूर सईद साहब शौर पेश फरमाएंगे। और अब जावेद अकबाल साहब डॉक्टर जावेद आलम साहब की खिदमत में शौर पेश करेंगे। चलिए ये रस्मी पूरी हुई। अब बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज हुआ चाहता है। खैर मकदमी कलमात के लिए मैं कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को जहमत देना चाहूँगा। उससे पहले मैं सिर्फ 2-3 जुमले कहना चाहूँगा कि कौमी उर्दू काउंसिल के शम्स इकबाल साहब जो नए डायरेक्टर हैं, एक डायनेमिक डायरेक्टर है विद न्यू विजन एंड मॉडर्न आउटलुक। ये इल्म दानिश की नई लहरों और मौजों से भी आगाह है। इनकी शख्सियत ने साबित कर दिया कि तब्दीली, तगय्युर और इनकलाब के लिए बरसों या सदियों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक लम्हा भी इनकलाब के लिए काफी होता है। अगर अमले अज़्म मुहकम और अमले पहम हो, इनकलाब लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर ये साबित कर दिया है। तो इसलिए मुझे और मैं समझता हूँ कि कौमी काउंसिल के मुद्दा जिसमें एक नई जान उन्होंने डाल दी, एक जंगी गिरफ्तार और आइंदा ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कौमी उर्दू काउंसिल कामरानियों की नई तारीख रकम और एक नई तारीख रकम करने के साथ साथ इंशाअल्लाह कौमी काउंसिल को और भी उरूज नसीब होगा, क्योंकि शम्स इकबाल साहब की नीयत और नीति दोनों ही साफ है। तो मैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को जहमत दूंगा कि चंद कलिमात खैर मकदम के पेश फरमाएं। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब। शुक्रिया। इज्जत माप मेहमान खुसूसी मेरी आवाज मिल रही है? बेहतर बात की भी आवाज पहुंच जाएगी। इज्जत माप मेहमान खुसूसी जनाब नदीब जंग साहब, साबिक शेखुल जामिया और साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, मेहमान एजाजी प्रोफेसर शाहिद अख्तर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन के मेंबर हुकूमत हिंद, साहिब किताब पद्म श्री श्री राम बहादुर राय जो IGNCA के प्रेसिडेंट हैं, प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब माहिर कानून और स्कॉलर इंसानी हुकूक, जनाब डॉक्टर जावेद आलम जो इस किताब के मुतरज्जिम हैं, आईने हिंद अनकही कहानी, दीगर हाजरीन जलसा, ख़वातीन व हज़रात, कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से मैं इन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। मेरा बहुत काम आसान कर दिया हक्कानी साहब ने कि उन्होंने किताबों पर और किताबों के हवाले से जो कुछ NCPL कर रही है उस पर
सैर हासिल गुफ्तगू की है और ये भी आप लोगों को बताया है कि आज वर्ल्ड बुक डे के मौके पर दिल्ली की 4 यूनिवर्सिटीज में एक साथ हमने प्रोग्राम मुनक्किद किया और हर प्रोग्राम में जो टॉपिक हमने सेट किया वो किताब और किताब की अहमियत, क़िरत, बुक कल्चर, कॉपीराइट, किताब और शख्सियत साजी, इस तरह के मौज़ूआत पर हमने काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिक काम है, बुनियादी काम है। जब तक हम रीडरशिप का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक हम रीडरशिप जनरेट नहीं करेंगे, तब तक एक इल्मी मुआशरा हम नहीं बना सकते, एक अच्छा शहरी नहीं बना सकते, एक जिम्मेदार शहरी नहीं बना सकते। हम लोग यहाँ किताब इजरा के सिलसिले में जमा हुए हैं और वो किताब आइन से ताल्लुक़ रखती है। जाहिर है कि कोई भी मुल्क दस्तूर से चलता है और हुकूमत जो सियासी होती है उसी आइन के निफाज से हमारी और आप जैसे लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होती है। ये किताब जाहिर है कि मुनफरिद है। किताब हमेशा अच्छी होती है, किताब खराब नहीं होती है। उसके अंदर जो भी मवाद होते हैं उससे हम कुछ सीखते हैं। लेकिन इस किताब की जो खूबी है, बहुत सारी बातें हक़ानी साहब ने कह दी हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल है, लोग हैं जो इस पर गुफ्तगू करेंगे। उनके सामने मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा जिससे अपनी शख्सियत पर ही मेरे असरअंदाज हो। लेकिन इस किताब की जो एक चीज़ मुझे समझ में आई, जो कुछ पढ़ा, उसमें ये चीज़ है कि दस्तूर बना, आइन बना, कैसे बना, इस पर गुफ्तगू होती रही है, होती रहेगी। लेकिन आइन क्यों कर बना, वो मुहर्रिक क्या थे, वो कहानियां क्या हैं जो अब तक हम लोग के सामने नहीं आ सकी हैं, इसमें इस बात का जिक्र है। और ये जो मुज़ाकरा हमने रखा वो शायद इस वजह से कि उस मतन को हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें अपने एक्सपर्ट के ज़रिए। कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू के प्रमोशन के लिए जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उसके तहत काम करता है और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं। उर्दू प्रमोशन के जो मीन्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिकेशन, गुड पब्लिकेशन, गुड बुक। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे 1 महीने का वक्फा हुआ है ज्वाइन करने के लिए और पहला बड़ा प्रोग्राम, अब पहली बड़ी उपलब्धि, मैं ये कहने में ज़रा तामुल मुझे नहीं है कि ये किताब शाया हुई और हम इस किताब हैं। और ये पब्लिशिंग से रिलेटेड जो लोग होंगे इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी आदमी के पास 1 महीने में प्रोडक्शन का टाइम भी बहुत होता है, 15-20 दिन प्रोडक्शन लग जाता है, लेकिन मैंने जुनून के हद तक आकर के इस काम को किया और यकीन जानिए एडवांस कॉपी आई है सर, आज भी आई है, कल भी आई है, क्योंकि बाइंडिंग में भी टाइम लगता है और हमने ये प्रोग्राम तय कर दिया कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ मेरे इरादे ये हैं कि जिस तरह से हमने दिल्ली में एग्जीबिशन की, बुक कल्चर की बात की, उसी तरह से हिंदुस्तान की दीगर यूनिवर्सिटी, दीगर इदारे, वो मकामात जहाँ उर्दू आबादी रहती है उनके पास जाने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक आप मुताले की आदत को फ़रोग नहीं देंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत जिम्मेदार मुआशरा आप पैदा नहीं कर सकते। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ, ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ
कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, आप उनके बेशकीमत ख्यालात सुन रहे थे। बुनियादी तौर पर ये जो किताब आयन हिंद अनकही कहानी है, ये हिंदी में लिखी गई है, राम बहादुर राय साहब की किताब है, और इसका तर्जुमा हमारे नौजवान मुसन्निफ डॉक्टर जावेद आलम साहब ने किया है। तर्जुमे के हवाले से एक बात अक्सर कही जाती है, बल्कि मैं भी अक्सर लिखता रहा हूँ कि तर्जुमे से तख्लीक की तकदीर बदल जाती है, बल्कि कभी कभी मुसन्निफ की तस्वीर भी बदल जाती है। मुझे याद आता अगर गीतांजलि का तर्जुमा अंग्रेजी में नहीं हुआ होता तो टैगोर को शायद ही नोबेल प्राइज मिल पाता। तो बहरहाल इस किताब का इन्होंने तर्जुमा किया है। हिंदी की कहानियों का या शायरी कविताओं का उर्दू में तर्जुमा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो इल्मी मज़ामीन है हिंदी के, उसका तर्जुमा बहुत मुश्किल होता है। और इस सबर आजमा इस मरहले को किस तरह इन्होंने अबूर किया होगा, डॉक्टर जावेद आलम साहब ने, इसका कुछ अंदाज़ा ज़रूर है। अब वो खुद अपनी ज़बानी ये बताएंगे कि इस तर्जुमे के दौरान उन्हें किस तरह की मुश्किलात और दिक्कतों का से गुजरना पड़ा होगा। तो मैं डॉक्टर जावेद आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर वो अपने तर्जुमे का तजुर्बात के हवाले से गुफ्तगू फरमाए। डॉक्टर जावेद आलम साहब। मेरा ख्याल हम रिलीज पहले कर लेंगे, रिलीज करना उसके बाद ये जी हजरात, किताब का जो असल इजरा का प्रोग्राम इनको बुला लिया है तो इनको नहीं, इसके बाद बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद ठीक है, शुक्रिया सर। तो शुक्रिया जनाब दानियल कासमी साहब, शाही नशीन पर तशरीफ फरमा आली जनाब नजीब जंग साहब, मुमताज दानिश्वर और साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, श्री राम बहादुर राय साहब, प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मेंबर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और मुमताज माहिर कानून प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब और प्रोफेसर शहबर रसूल साहब, और इस मजमे में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तकरीबन 1.5 साल पहले कौंसिल ने जो मुझे तर्जुमे का ये काम सौंपा था, आज वो न सिर्फ ये आए होकर मंजर-ए-आम पर आया है, बल्कि उस पर इतनी अहम महफिल और इस कदर इल्मी गुफ्तगू के इनेकाद के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। मैं इसके लिए कौंसिल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में न सिर्फ ये कि इस किताब की इशाअत को मुमकिन बनाया, बल्कि इस इल्मी प्रोग्राम का इनेकाद भी उनकी कोशिशों से मुमकिन हो सका। कौंसिल ने जब मुझे ये किताब तर्जुमे के लिए दी थी और मैं इस किताब को लेकर जेएनयू अपने हॉस्टल गया, तो उसी दिन शाम को फिर मैंने इसकी वरकरदानी शुरू की और जेएनयू के लाइब्रेरी में बैठकर जब इसके मुंदरजात और इसके जो मज़ामीन है वो मैं पढ़ रहा था, तो न सिर्फ ये कि इस किताब ने मुझे ज़हनी और जज्बाती तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जे किया, बल्कि एक नई दुनिया गोया मेरे सामने, क्योंकि आइन पर इससे पहले भी बहुत सी किताबें मेरे मुताले से गुजरी। खुद कौंसिल से जो किताब शाये हुई है वो भी मैंने पढ़ी थी। एनबीटी से एक किताब आइन पर शाये हुई थी, मुझे शम्स इकबाल साहब ने बहुत पहले दी थी, वो भी पढ़ी थी। लेकिन इस किताब में जो मबाहिस हैं और आइन पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा जो देरीना मुतालबा है और मुख्तलिफ वक्तों में होता रहा है, और इन तमाम बहसों के ताल्लुक से जो सेहतमंद रवैया मुसन्निफ ने इख्तियार किया है, यकीन करें कि उसने फ़ौरन मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और इस किताब की जो अहमियत है और इसमें जो मबाहिस हैं उनकी हसासियत को देखते हुए फ़ौरन मुझे ये लगा कि इस किताब का न सिर्फ ये कि तर्जुमा जाए, बल्कि इसकी रूह को मुमकिन हद तक उर्दू क़ारीन तक पहुँचाया जाए, ताकि उर्दू के क़ारीन या वो लोग जो हिंदी से नावाकिफ़ हैं और उर्दू में मुताला करते हैं, वो भी इस किताब की अहमियत को समझ सकें और इसमें शामिल मबाहिस का मुताला कर सकें। जिन दिनों मैंने इस किताब का तर्जुमा शुरू किया, तो जेएनयू के मेरे दोस्त जानते हैं, जेएनयू के लाइब्रेरी में पूरी रात में बैठता था और
बैठने का एक मकसद ये भी था कि इस किताब को जल्द से जल्द उर्दू में शाये होकर मंजर-ए-आम पर आना चाहिए, ताकि आइन का जो रिवायती तसव्वुर है और जिस रिवायती तसव्वुर पर एक सेहतमंद मुकालमा मुसन्निफ ने कायम किया है वो उर्दू क़ारीन उससे वाकिफ़ हों। एक ज़रूरी बात मैं यहाँ आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, वो ये कि आजकल गूगल से किए गए तर्जुमे का चलन बहुत आम है, लेकिन ये बात मैं यहाँ आपकी खिदमत में बहुत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस ज़ख़ीम किताब का एक जुमला भी मैंने गूगल से तर्जुमा नहीं किया है, बल्कि किताब सामने होती थी और कागज़ कलम मेरे सामने होता था और मुख्तलिफ लुगात और डिक्शनरियाँ भी मेरे सामने होती थी और वो तर्जुमे का एक अमल था। आइन की जो बहुत सी पेचीदा इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात पर और उनके बेहतर मुतबादिल पर घंटों गौर करता था और लॉ के जो स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं, जो न सिर्फ ये कि इंग्लिश पर गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि उन आइनी इस्तिलाहात के उर्दू मुतबादिलात भी उनके ज़हन में होते और उस पर भी उनकी दस्तरस है। उनसे आधी रात को फ़ोन करके उनको तकलीफ देता था, उनसे घंटों डिस्कता था और उन सफ़हात को स्कैन करके टाइपिस्ट को भेजता था, फिर वहाँ से वो सफ़हात आते थे, फिर मैं उस पे काम करके वापस उनको भेजता था। तो एक अमल था और एक तजर्बा था, मैं सीख भी रहा था इससे और ये सिर्फ तर्जुमा नहीं था, बल्कि मेरे लिए एक आजमाइश भी थी कि इस कदर अहम और इतनी हसास नोयत की हामिल किताब का तर्जुमा अगर किया जाए तो इस काम से ओहदा बरा कैसे हुआ जाए, ये हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता था। इसी बीच मेरी मुलाकात किताब के मुसन्निफ श्री राम बहादुर राय साहब से उनके ऑफिस में हुई और जब मैंने उन्हें ये बताया कि सर मैं इस किताब का तर्जुमा कर रहा हूँ और इसके बाद जो मबाहिस हैं इसमें उनके पूरे पस मंज़र तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो न सिर्फ ये कि उन्होंने मेरी रहनुमाई की, बल्कि उनकी मुख्तसर गुफ्तगू से वो तमाम पेचीदगियाँ और तमाम मुश्किलात मेरे सामने हल हो गई। अगली मुलाकात में मुझे मुसन्निफ ने ये बताया कि इस किताब के हिंदी एडिशन की जब रस्म रोनुमाई हुई थी, तो उस पर वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल स्पीच तकरीबन 10 मिनट की दी थी, जो हिंदी एडिशन में शायद शामिल नहीं हो सकी। लेकिन ये कि एक इरादा था और खुद मुसन्निफ का ये हुक्म था कि इस किताब को उसके उर्दू एडिशन में ज़रूर इस वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को शामिल किया जाए। तो बहरहाल मैंने वो तकरीर वहाँ से हासिल की और उसका उर्दू में तर्जुमा किया और फिर उसके का एक उन्वान देने का भी एक मरहला मेरे सामने था कि भाई इस तकरीर को उन्वान क्या दिया जाए। बहरहाल मैंने उस तहरीर को कई बार पढ़ा और उसके लिए जामिया में सुहेल अहमद फारूकी साहब जो मेरे बहुत बीए के उस्ताद रहे हैं, उनसे मिला तो उन्होंने उसका एक उन्वान तय किया। तो इस तरह से वो तकरीर भी इस किताब के उर्दू हिस्से में शामिल की गई। मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा है और इसके लिए मैं खुद साहिब किताब श्री राम बहादुर राय साहब का जिस कदर भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि न सिर्फ ये कि उन्होंने इस किताब के तर्जुमे में और इस किताब में शामिल बहुत से अहम मबाहिस की तरफ मेरी रहनुमाई की, बल्कि दीगर मामलात और मसाइल में भी उनकी रहनुमाई मुझे हासिल रही है। एक बार फिर मैं कौंसिल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में इस किताब की इशात को यकीनी बनाया और इस पर इतनी अहम इल्मी महफिल का इनेकाद किया। मैं कौंसिल का बतौर ख़ास ममनून हूँ कि उसने इतने अहम काम के लिए और इस कदर हसास नोयत की हामिल किताब के तर्जुमे के लिए मुझे चुना और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कौंसिल हस्बे रिवायत हम जैसे तालिब इल्मों की हमेशा इस तरह से हौसला अफजाई करती रहेगी। एक बार कौंसिल का और कौंसिल के मुताल्लिका स्टाफ का मैं बेहद ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर जावेद आलम साहब। कभी कभी नादानिस्ता तौर पर खूबसूरत गलती हो जाती है। आज भी वाकई ऐसी गलती हुई कि किताब का इजरा पहले होना चाहिए था, लेकिन अर्ज मुतज़िम के बगैर किताब के इजरा का जवाब ही नहीं बनता। इसकी वजह है कि हिंदी वर्जन का इजरा नहीं हो रहा है, ये उर्दू वर्जन का इजरा हो रहा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये जवाब निकल आया उसके इजरा का, तो मैं मेहमानान किराम से गुजारिश करूंगा इस किताब के इजरा का। आयने हिंद यानी कई कहानी का इजरा आली जनाब नजीब जंग साहब फरमा रहे हैं। इसको हमने पहले खुलवा लिया था।
ये अच्छा क्या वाला पुरस्कार दिया? बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरी कॉपी है। तो भैया इस अहम किताब के इजरा के लिए श्री राम बहादुर राय जी साहब को तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद, खासतौर पर महिबान उर्दू हल्का उर्दू की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके तर्जुमा निगार डॉक्टर जावेद आलम साहब को। यकीनी तौर पर इस किताब से हम लोगों को बहुत रोशनी मिलेगी और हमें इस किताब का वाकई बहुत शिद्दत से इंतजार था। अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अब ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब जो माहिर कानून है और ह्यूमन राइट्स के स्कॉलर की हैसियत से उनकी एक अलग शनाख्त है, वो इस किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तारुफ उनका करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो जाहिर है उनका मैदान अलग होता है और वो बहुत सारी शख्सियत से वाकिफ नहीं होते। तो ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब ने बहुत सारी किताबें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखी है, और कौमी कौंसिल हमारे लिहाज से उनका सबसे बड़ा इम्तियाजी कारनामा यह है कि उन्होंने कानून एक फरहंग मरतब किया है, कानून की शक्ल दी जिससे सारे लोग इस्तेफादा करते हैं। उसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कानून जैसे खुश्क मौजू पर जब लिखते हैं तो उसके अंदर अदबियत की चाशनी पैदा कर देते हैं। मैं जब भी उनका कोई मजमून पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कानून के ऊपर कोई मजमून है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदब का शापारा पढ़ रहा हूँ। खासतौर पर मिर्जा गालिब और इंसानी हुकूक के हवाले से उनका एक बहुत ही अहम मजमून है, जिसमें ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने लॉ की रोशनी में बात की है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मिर्जा गालिब से बड़ा इंसानी हुकूक का कोई लंबरदार नहीं हो सकता। बहुत ही अहम किताबें उन्होंने लिखी है और जाहिर है कि हम सब लोगों को उन किताबों से वाकिफ होइए। उनके किताब का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। दूसरी किताब है एम्पावरमेंट ऑफ अ मैन एंड जेंडर इनजस्टिस इन इंडिया। खत्म कर दिया मैंने, तो मैं उनको जबत दूंगा ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब को भी आईने हिंद अनकही कहानी के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाए और हमारी मालूमात में इजाफा फरमाए। ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब। इज्जत ताब जनाब नजीब जंग साहब, मानवर राम बहादुर राय जी, अजीजम शम्स इकबाल साहब, जनाब जावेद आलम साहब, NCPL के लायक अरकान व दीगर मौजूद हाजिरीन, आज हम एक ऐसी किताब के रस्म इजरा के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं जिसका ताल्लुक हमारे आईनी सफर और एक ऐसे लायक साहिब कलम मुसन्निफ अजीम सहाफ़ी से है जिसने मंजिल से ज्यादा सफर किए। ये उनकी एक किताब का उन्वान है। मौसूफ ने अपनी किताब के असल उन्वान भारतीय संविधान की अनकही कहानी की तमाम परतें खोल दी हैं और अब ये कहानी अनकही कहानी या अनटोल्ड स्टोरी नहीं रही। मेरी समझ से ये बालातर है कि मुझे राय साहब की इस तस्नीफ के बारे में अपनी राय जाहिर करने के लिए क्यों कहा गया है। मुझे हैरत है कि चिराग से सूरत को रोशनी दिखाने के लिए कहा जा रहा है और वो भी ऐसा अदबी आफ्ताब जिसे पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। मैं सबसे पहले शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे अपने पेशरो डायरेक्टर्स की रिवायत को कायम रखते हुए आपके रूबरू हाजिर होने का मौका दिया। दरअसल ये इदारा मेरा अपना परिवार है। मैं इस इदारे से जिसका नाम बदलता रहा है तकरीबन 5 दहाइयों से वाबस्ता रहा हूँ। अब से तकरीबन 50 साल कबल इस काउंसिल के पेशरो इदारे तरक्की उद्दीन बोरियों में मुझे जामिया के शेखुल जामिया प्रोफेसर मुजीब की सिफारिश पर कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी का रूप बनाया गया और 1984 में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो मेरे मेंटोर भी थे जस्टिस एन गोरवर की सिफारिश पर काउंसिल के लॉ पैनल का मेंबर बनाया गया। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वरना दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका आज तक तहरीर शक्ल में कोई आईन ही नहीं है, जैसे इसराइल, चीन, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, बरतानिया, कनाडा। हम इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम सबको आइन के तहत अपने अपने तरीके से सोचने
और इजहार ख्यालात की मुकम्मल आज़ादी है, मगर माकूलियत और शाइस्तगी का दामन छोड़ने की आज़ादी नहीं। वैसे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट मिनरवा मिल्स वाले मामले में वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी है कि बेलगाम आज़ादी सिर्फ जंगल राज में ही दी जा सकती है, और यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट को भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल आइन की हदूद में रहकर ही करना पड़ता है। हम सब इस कानूनी हकीकत से वाकिफ है कि हमारे कवानीन में आइन को सर्वोपलक हैसियत हासिल है, यानी सर्वोपरि, यानी या पैरामाउंट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने सबकदोशी के मौके पर अपने अलविदाई खिताब में भारत के आइन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा था कि जजों के लिए आइन ही गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ व बाइबल है। अभी चंद दिन कबल एक जलसे में हमारे वज़ीर आज़म ने भी ये कहा था कि हमारी हुकूमत के लिए आइन गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान जैसा है। अलावा आजी 27 नवंबर 2015 को लोकसभा में ये फरमाया था कि आइन को तब्दील करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उनका कहना था कि वो खुदकुशी कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जरूरत पड़ने पर नेक नियति से आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। अब तक हमारे आइन में 100 से ज्यादा तरमीम हो चुकी हैं, और जब तक आइन में दफा 368 आइन का हिस्सा है, तब तक जरूरत पड़ने पर तरमीम की जा सकती है। मगर याद रहे कि तरमीम का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि उसके बुनियादी ढांचे को बदल दिया जाए। हमारी इस किताब में इस वक्त दिलचस्पी और बढ़ गई जब हमने इसमें अपने मेंटोर आजहानी ब्रिज किशोर शर्मा का नाम देखा, जो वजारत कानून में हमारे सीनियर कुलीग और बाइकबार रहाइश हमारे पड़ोसी भी। इसके साथ साथ इसमें तकसीम हिंद से मुताल्लिक कुछ वाक़यात का भी जिक्र है, जिनका हमने अपनी हाल ही में शाया होने वाली 50वीं किताब काश भारत का विभाजन न होता में जिक्र किया है। राय साहब की इस किताब में शामिल हर लफ्ज और हर दलील पर मुस्बत यानी सकारात्मक बहस हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत वक्त दरकार है। इसलिए हम सिर्फ मुख्तसर कानून तज्ज़िये पर ही इक्तफा करेंगे। वैसे भी उम्र के इस पड़ाव पर यह हमारी मजबूरी है। असली सूरत हाल में मुसन्निफ की किताब इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुसन्निफ के आइन की तशकील, उसमें पेश आने वाली मुश्किलात व चार तरफा एतराज़ात को दूसरों के ख्यालात बशमूल अरकान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ अपने ख्यालात को मोतबर हवालात के साथ इस तरह पेश किया है कि उनके बयानात की अहमियत भी कायम रहे और उनका अपना मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। बेशतर हवालात संविधान के बाद विवाद के सरकारी रिपोर्ट 1949 से दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी बुनियाद मुल्की व गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन की मेयारी तसानीफ, तारीख़ कुतुब व सहाफ़ियों के ख्यालात व तहरीर पर है। अगर हम उन किताबों और दीगरान का नाम गिनाने लगे या उनकी मुख्तसर तफसील से भी आपको बाबर कराने की कोशिश करें तो रात हो जाएगी। हमने यहाँ इस किताब में कुछ बातों का इशारे तौर पर जायजा लिया। इससे इस किताब का बाब 14 आइन की मुबैना खामियों से मुताल्लिक़। इस बाब में अल्लादी के अय्यर और दीगर अहम शख्सियात की आइन के बारे में आरा का जायजा लिया गया। इन बयानात में शामिल बेशतर कमियों को मुख्तलिफ तरमीम के जरिए दूर किया जाता है, और जो ग्रे एरियाज हैं उनकी निशानदेही और अकबी कार्रवाई फॉलो एक्शन उसमें लिया जाता रहे। अल्लादी के अय्यर का कहना था कि यह आईना हमारे हज़्म और आदाब की हकीकत तस्वीर है। उनका यह भी कहना था कि हिंदुस्तान को एक मिसाली जमहूरी रियासत बनाना हमारी अव्वली तरजीह है। हमारे आइन की तबीयत यानी प्रीएम्बल में मुक़्तदिर, सोशलिस्ट और सेकुलर अवामी जमहूरी अल्फाज का इस्तेमाल इस तस्वुर की हकीकी तस्वीर है। अगरचे 1976 से कम ये तस्वुर तहरीरी तौर पर आइन का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसका इशारा हमें उस वक्त ही मिल गया था जब मार्च 1931 में कराची में मुनक़िद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 45वें इजलास में बुनियादी हुकूक और इक़्तिसादी प्रोग्राम नुमान के तहत मंजूर की गई उस तजवीज़ जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है में सेकुलरिज्म की बजाय रिलीजियस न्यूट्रलिटी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इस इस्तिलाहात को शामिल करने की जरूरत थी या नहीं, या जरूरत है या नहीं, ये देखना पार्लियामेंट का काम है। अलबत्ता हम कानून के तालिब इल्म होने के नाते जरूर कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी नारायण वाले मामले में और दीगर मामलों में भी
सुप्रीम कोर्ट इस बात की वजाहत कर चुकी है कि सेकुलरिज्म आइन के बुनियादी ढांचे का जुज़ या लायंफक है। यहाँ जहां तक लफ्ज सोशलिस्ट का सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को यानी आइन के एडॉप्शन से सिर्फ एक दिन कबल आइन साज असेंबली में अपनी आखिरी तकरीर में ये कहा था कि सियासी जमहूरियत को बगैर सियासी जमहूरियत यानी जमहूरियत की सोशल बेस न हो तो कभी इस्तेकाम नसीब नहीं हो सकता। कमलापति त्रिपाठी ने जहां कानून की मौजूदा खूबियों को तस्लीम किया, वही ये बात भी कही कि अब जरूरत इस बात की कि हम ये देखें कि इसमें जो खामियां रह गई उन्हें दूर करें। उनका कहना था कि मरकज को नामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। उन्होंने सियासी मफरूजे का हवाला भी दिया कि हकीकी जमहूरियत में इख्तियारात का चश्मा कहीं और नहीं बल्कि अवाम के निचले तबके के हाथों में होना चाहिए। उनका कहना था कि हमने आइन में बाहर से बहुत कुछ लिया, मगर हमने अपने मुल्क की तहजीब, रिवायात, तारीख और कौमी रूह और राष्ट्र की इज्तिमाई सलाहियतों पर नजरअंदाज करके एक बड़ी गलती की है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि BN राव जिनकी मुसन्निफ ने अपने इस किताब में बेहद तारीफ की है और सही की है, खुद बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड वगैरह से ये नज़ायरी मवाद लाए थे जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाकायदगी के साथ गौर किया। हमने कई दहाइयों तक वजारत कानून के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। वहाँ कानून बनाते वक्त तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता है। इसे महज कटिंग पेस्टिंग एक्सरसाइज नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा हम अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर नजर डालें तो उसमें भी सभी लोगों की बहबूदी की बात कही गई है। इसके अलावा दफा 51A जो सन 2000 में शामिल की गई थी, उसमें भी मुल्क की मिली सकाफत की कदर करने और उसे बरकरार रखने की बात कही गई है। त्रिपाठी जी का यह भी कहना था कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का आइन गैर मुल्की जबान में है। उनकी ये शिकायत अब काफी हद तक दूर हो चुकी है। आइन में दफा 394 अलिफ शामिल करके आइन के हिंदी वर्जन को वही दर्जा हासिल हो गया है जो अंग्रेजी वर्जन को हासिल है, लेकिन कवानीन की ड्राफ्टिंग का काम अंग्रेजी में ही हो रहा है, मगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल उसके हिंदी वर्जन के बगैर पेश नहीं किया जा सकता। जहां तक हिंदी जबान के फरोग की बात है, हिंदी को आइन की दफा 343 के तहत यूनियन के सरकारी जबान करार दिया गया है। इसके अलावा इलाकाई जबानों व शमूल उर्दू के लिए भी इंतजाम शामिल किए गए हैं। RV धुलेकर का कहना था कि अब आइन की जुमला खामियों और उसकी खूबियों की बाबत बहस करने का वक्त नहीं बचा। मजमूई तौर पर हमारा आइन बहुत अच्छा है। हम कभी किसी इस्म के पैरोकार नहीं रहे, हम कभी भी दकियानूसी नहीं रहे और हम तारीख के किसी भी दौर में सख्त नहीं रहे। और जो लोग इंतहा पसंद हैं उनसे भी रफ्ता रफ्ता इंतहा पसंदी दूर हो जाएगी। उनकी ये ख्वाहिश दिलखा ताहनुज मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हुई है। उन्होंने आइन की दीगर खूबियों को जरूर सराहा, लेकिन उनका कहना था कि आइन में सोशलिज्म और इश्तराकियत की हिमायत की कोई बात नहीं है। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि हर इज़्म इंतहा पसंदी को हवा देता है। उनके इस कौल से इत्तेफाक करना आसान काम नहीं। बीबी झुंझुनवाला का कहना था कि डॉक्टर अम्बेडकर ये कहना सही नहीं है कि गांव के लोगों ने जमहूरी निज़ाम में काबिल कदर हिस्सा नहीं लिया, जबकि हकीकत ये है यही अवाम ने इन रहनुमाओं की आवाज पर हमेशा लब्ज़ कहा जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने और पंचायतों के जल्द क़याम की सिफारिश। उनके दोनों ख्वाबों की ताबीर आइन में शामिल पंचायतों से मुताल्लिक़ इंतज़ामात सबके सामने है। हैदर हुसैन साहब का कहना था कि हमारा आइन मुल्की व अवामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, मगर साथ ही उनका यह भी कहना था कि हमारा आइन काफ़ी लचकदार है और सरकार वक्त ज़रूरत इसकी इस लचकदारी से फ़ायदा उठा सकती है। मैं 5 मिनट आपको और दूंगा। श्री BM गुप्ते का कहना था कि आइन बाहमी समझौतों से बना है और हमें इसके अहम नुकात में हम आहंगी पैदा करने के लिए कुछ इंतजामात को नजरअंदाज करना पड़ा। इसकी खामियों की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने बुनियादी बात यह कही कि उन्हें मरकज और सूबों के माबैन ताल्लुकात में मबनी दफात पसंद नहीं। उनका कहना था उनका कहना था कि हमारी ममलकत वफाकी नहीं है बल्कि गैर मरकजी मैदानी रियासत यानी यूनिटरी स्टेट सेंट्रलाइज्ड है। उन्होंने कई मुआलिक के आइन से कुछ दफात को हुआ नकल करने पर भी इतराज किया। मुसन्निफ ने अपनी इस तस्दीक में आइन तश्कील की रुदात के हवाले से खासकर उन अजीम शख्सियतों की असल कारकर्दगी और उनकी आइन के तय सोच का महज मारूजी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तज्जिया किया है। ये दूसरी खास बात यह है कि मौसूफ ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बयानात की इक़्तिबास के सहारे अपने ख्यालात का इजहार किया है और किसी के कद को कम करने की कोशिश नहीं की और जमान की शाइस्ती का भी पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने आइन की ड्राफ्टिंग के हवाले से BN राव वैगल की जो तारीफ की है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैगल साहब की काबिलियत के बारे में दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन इससे डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पी हैसियत पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता। मेवार आइन तो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाएगा, वैसे भी एक बारात में दो दूल्हा नहीं हो सकता। हाँ, राष्ट्रीयता यानी कौमियत से मुताल्लिक़ बाब में डॉक्टर राधाकृष्णन की तकरीर के उस जुज़ का हवाला कि हमारी नई जिंदगी की बुनियाद कौमियत है न कि मजहब, आज भी पैगाम रसा है। इसी बाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये वजाहत भी बामानी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुओं पर मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि इसमें सबकी नुमाइंदगी थी। राय साहब ने मुस्लिम लीग की पैंतरेबाजी और तकसीम हिंद की वजूहात और इस ज़िम्मे में मुख्तलिफ रहनुमाओं, तारीखदानों, मुसन्निफीन और सहाफ़ियों के ख़यालात व बयान का इस कदर तफसीली जायजा लिया है और इतने मोतबर हवालात दिए हैं कि उन सबका सरसरी पर जिक्र करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इनमें से बेशतर हवालात इंतहाई सदके और शाइस्तगी से ये साबित करने के लिए दिए गए हैं कि मुल्क की तकसीम का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। लेकिन मौसूफ ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इन अक़वाल का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने इस बात को माना है कि तकसीम का फैसला मजबूरन लिया गया। ये सब बातें तो हमेशा तहकीक और बहस मुबाहिसे का मौजू रहेंगी, मगर हकीकत ये है मुल्क की तकसीम में कैसा सानिया था जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए, उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, घर से बेघर हुए, अपने पराये हो गए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा, नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा हो गया। हम नेवाला, हम प्याला, हम नफस, हम रकाब व हम सफ़र, हम दम व हमदर्द, हम राज व गमगुसार, हम नशीन व हम जलीस, हम नवर हम अब के साथी एक दूसरे से जुदा हो गए। वक्त के साथ साथ बड़े बड़े जख्म मुंतमिल हो जाते हैं और हो जाने भी चाहिए। हमने अपनी किताब हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लव फॉर इंडिया में रामायण का हवाला देकर यही बात इन अल्फाज में कही। Past gives us a window into the future, and it is very difficult to forget to ignore all painful events and episodes of the past. But what is ignorable or what creates division in the society or ill will among various sections of the society should be ignored. Can we change the history? Certainly. Learn to accept what you cannot change. Ramayana book 2. हम आखिर में बहालत कृष्णगी यानी कहने को बहुत कुछ ताकत कहने पे आते हैं, हाँ, मगर वक्त की कमी जनाब राम बहादुर साहब की काविश को सराहते हुए और 18 जून 22 को उनकी मूल हिंदी पुस्तक की रुनमाई पर वजीर आज़म की तकरीर में कही गई इस बात को याद करते हुए कि भारत का आईन सिर्फ एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक यकीन है और आज़ादी के तय ठोस और मुस्तहकम जज्बा एतमाद है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ इस किताब के अनुवाद तक तर्जुम जनाब हमारे जावेद आलम साहब का भी तो भी हम खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे और इनका जो तर्जुमा है उसकी बैठक की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। ये बात दूसरी है कि उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। आपने बड़े गौर से हमारी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई लफ्जिश हुई हो तो माजरत चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल मोहसिन साहब। तुम आ गए हो तो चमकने लगी है दीवारें, तुम आ गए हो तो चमकने लगी है दीवारें, अभी अभी तो यहाँ पर बड़ा अंधेरा था। मैंने शेर इसलिए पढ़ा कि काउंसिल की दीवारों से प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। वो यहाँ वाइस चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उनका असल मैदान है, लेकिन बहुत सारे समाजी इश्यूज पर उनकी गहरी नजर रहती है। तो मैं उनसे पसंद अदब दरख्वास्त करूंगा कि इस किताब के हवाले से वो इजहार ख्याल फरमाएं। प्रोफेसर शाहिद अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आलमी यौम किताब के मौके पर आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद इज़्ज़त-ए-माब जनाब नजीब जंग साहब, इस मौके पर हम जमा हुए हैं किताब के इजरे के मौके पर, जिन्होंने किताब लिखी है। मशहूर और मारूफ शख्सियत इज़्ज़त-ए-माब जनाब राम बहादुर राय साहब, काउंसिल के डायरेक्टर इज़्ज़त-ए-माब जनाब शम्स इकबाल साहब। अभी हम सुन रहे थे इतने डिटेल में अपनी बातों को रखने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इज़्ज़त-ए-माब प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल साहब।
इस किताब के तर्जुमा करने वाले डॉक्टर जावेद आलम साहब और यहाँ बैठे हुए मुकर्रम मोहतरम साहिबान मुअज्जज़ सामीन, सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत कम अल्फाजों में अपनी बात, चंद अल्फाजों में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि हक्कानी साहब जब बोलते हैं तो रुकते नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के फैमिली में यहाँ रहा हूँ और बहुत सारी बातें आपने किताब से मुतल्लिक आपने कह दी है। जो बची हुई बात थी वो ख्वाजा अब्दुल साहब ने दोनों बातें करी। मैं यहाँ पे रहा हूँ वाइस चेयरमैन के तौर पर, इसलिए थोड़ा सा आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप दूसरा कर रहे हैं। He deprived you of the words in your mouth. yes. आलोचना तो नहीं की जाती जिनमें कुछ खूबियां होती। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शम्स इकबाल साहब को, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को इनाकाद किया है। उर्दू जोड़ने का काम करता है और आज इस किताब के तर्जुमे के नाते मैं जानता हूँ और जितना पढ़ा हूँ उसके नाते कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो जोड़ने का काम होता है। एक आदमी की पहचान जो होती है उसके नेशनलिटी से होती है, क्योंकि किस वतन से वो बिलोंग करता है उससे उसकी पहचान होती है। लेकिन वो जो काम करता है वो कैसे अच्छा इंसान बन सकता है, वो तभी अच्छा इंसान बन सकता है जब वहाँ के जो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है जब उसको ठीक ढंग मानता है और उसको ठीक ढंग से फॉलो करता है। हम अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं, अपने मुल्क की खिदमत तभी कर सकते हैं जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाने। आज हम यहाँ जमा हुए इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि उस किताब जो उन्होंने लिखा है, इज्जत माब जनाब राम बहादुर राय साहब ने, आईने हिंद, उसमें अनकही कहानी उन्होंने लिखा है। जब 1946 से लेकर आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने भी बातें हैं उसमें कुछ ऐसी बातें जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो बातें सभी लोग हम लोग नहीं जानते, उस सभी बातों को जानने की जरूरत है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्योंकि हमारी बुनियाद जो है, हमारी जो पहचान है, वो हमारे किसी भी राष्ट्र की भी पहचान जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, जो हमें बांधता है, हमें जोड़ता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, बढ़ने के साथ में हम अमन और भाईचारगी के साथ कैसे रह सकते हैं। अगर कोई डिसाइड करता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और मैं देखता हूं आज के यूथ को कि वो कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना जान रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, उसके बॉन्डिंग को जानेंगे, उसके अनकही बातों को जानेंगे, कैसे बना है, और इस मुल्क बनने से पहले 1946 से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, तो उसको जानने के लिए इस किताब को जानना पड़ेगा, इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। और इस किताब के एक एक अल्फाज इतने कीमती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उसको पढ़ने की जरूरत है। मैं शम्स इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करने के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इसको सिर्फ आज तो यौम किताबे डे के मौके पर उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी में किताब के मौके पर किताब का एग्जीबिशन लगाए, लेकिन इस किताब को ठीक ढंग से कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, कैसे हमारे यूथ तक पहुंचे, कैसे जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे, वो कैसे जाने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, उसको ठीक ढंग से जानेंगे, तो हम ठीक ढंग से हमारा जो सियासी मकदार क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम मुल्क को कैसे ठीक ढंग से एड्रेस कर सकते हैं, हमारे आने वाले लीडर को जो बातें जाननी चाहिए, उस किताब के जानने से उनको मालूमात हासिल होने की निहायत जरूरी है। क्योंकि जब किताब का इजरा जब हिंदी में हो रहा था, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बातें कही है, उसके संविधान के और कॉन्स्टिट्यूशन के अहमियत को उन्होंने ठीक ढंग से अपनी बातों को रखा है, और उन बातों को भी जानने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे तो उनका स्पीच भी यहाँ पर मौजूद है, पहला चैप्टर के तौर पर ही। उसके अलावा आप देखेंगे कैसे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी के अलावा बाकी दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अब तक जो है नरेंद्र मोदी जी तक में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम तक में भी क्या क्या हुए हैं, और कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 100 से ज्यादा तरमीम है, उसको भी जानने की जरूरत है। और आज की क्या जरूरत है उसको भी समझने के लिए हमें ये किताब पढ़ने की जरूरत है। मैं तो सर का मुबारकबाद पेश करने के साथ में ये शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौके पर मुझे भी कुछ अनकही बातों को जानने का मौका मिला। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं और उसको फॉलो करता हूं, क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे आप तो अच्छा सिटीजन, आप नागरिक बन ही नहीं सकते। जब अच्छा नागरिक ही नहीं बन सकते हैं तो आप अच्छा भारतीय नहीं रहेंगे, तो आप मुल्क की कीमत क्या करेंगे और मुल्क को आगे ले जाने की सोच कैसे सकते हैं। और खास करके जो लोग हैं
जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहे उनको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आज के दिनों में सबसे बड़ी हिम्मत का काम है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में रहना, और उसके साथ में रहने के साथ में आप उसको ठीक ढंग से एड्रेस करना, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि NCQL के फॉर्मर वाइस चेयरमैन और साबिक वाइस चेयरमैन रहने के नाते मैं डायरेक्टर को भी ये बात बोलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये लैंग्वेज जो है जोड़ने का काम करती है। उर्दू एक सीरनी जबान है, ये जोड़ती है और मोहब्बत का पैगाम को लोगों तक फैलाती है। आज इस किताब का तर्जुमा हुआ है हिंद अनकही कहानी का, इसको भी ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से जोड़ता है, उर्दू का काम भी जोड़ने का है, मोहब्बत का काम है। इस मुल्क में मोहब्बत की फिजा बनेगी, लोग मिलजुल कर रहेंगे, तब जो हमारी पहचान जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, वासुदेव कुटुंबकम में, तो उस पहचान को वर्ल्ड वन फैमिली में, क्योंकि हमारी पहचान जो है जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत सी बातें जो है तहजीब की बातें जो है कंसिडर में हो सकता है कि अनकही कहानी में उसको ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया गया, उसको आने वाले दिनों में ठीक ढंग से रखने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो पहचान है उस पहचान को हम अगर तहजीब को बताएंगे तो उसके लिए लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अभी ठीक अकानी साहब ने कहा कि इसका तर्जुमा जो है सभी दूसरे जबानों में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम बहुत लोगों तक पहुंचाने की जो सबसे बड़ी जरूरत है, इसको हम ठीक ढंग से तर्जुमा करके लोगों तक पहुंचाए। आज इसका उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और आप लोगों ने अपना हक अदा किया, लेकिन हक तब अपना अदा करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको लोगों तक सिर्फ पहुंचाएंगे नहीं, बल्कि उनको सेफगार्ड कैसे किया जा सके उसके लिए आप खड़े होंगे। अगर जिस दिन आप खड़े होना भी सीख जाएंगे, मुझे लगता है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, इस मुल्क को हम आगे ले जा सकते हैं। हमारा जो सपना है उसको हम पूरा, वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काउंसिल ने मुझे मौका दिया बोलने का, और मैं फिर से जो तर्जुमा करने वाले डॉक्टर जावेद साहब को, किताब लिखने वाले इज्जत-ए-माब जनाब राम बहादुर राय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सभी जो काउंसिल के जितने लोग हैं, क्योंकि आज मैं वाइस चेयरमैन से ये होने के बाद मैं आज पहली बार आई हूँ, सभी को मैं देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि लगता है मेरा अपना इदारा है, अपना इस हॉल में मैंने बहुत समय बिताया है। मुझे लगता है कि आज का आना जो है मेरा मकसद आज ऊपर वाला कबूल फरमाएंगे, और जिस मकसद के लिए इसको आज तर्जुमा किया गया है उसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब। अब दिगत थाम के बैठो, उसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कहा गया कि जरा इख्तिसार से काम लें। तो श्री राम बहादुर राय साहब जाहिर है कि हिंदी सहाफत का एक बड़ा नाम है और बायोग्राफिकल लिटरेचर में भी उनकी खिदमत बहुत ज्यादा है। मुझे सिर्फ उनकी 2 किताबों के नाम के हवाले से बात करनी, सिर्फ 1 मिनट का। उनके एक किताब का नाम है रहबरी के सवाल और दूसरी किताब का नाम है मंजिल से ज्यादा सफर। एक है चंद्रशेखर पे और दूसरी किताब है पीपी सिंह के हवाले से। तो जाहिर के दोनों किताबें बहुत अहम है, और देखिए कि इन दोनों किताबों के उन्वान उर्दू से कितनी मुशाबहत है इसकी। जाहिर के हिंदुस्तानी जबान में इसका उन्वान रखा है, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस किताब की बहुत ज्यादा अहमियत है। और मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कि जेपी प्रकाश मूवमेंट से उनका जुड़ाव रहा है और उसकी वजह से उनके बहुत सारी दिक्कतें पेश आई। वो जेल की अजियतें भी सही है, और इत्तेफाक से इंदिरा गांधी जी की हुकूमत में उनको जेल हुई थी, और आज उसने इत्तेफाक कहिए कि उसी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के वो सदर की हैसियत से। तो मैं श्री राम बहादुर जी को दावत देता हूँ कि इस किताब के हवाले से अपने तजुर्बात बताएं और हम लोग मशहूर बहादुरी के ऊपर। जी जी बिल्कुल बहादुरी की बात। शुक्रिया। आपके कहने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी ने हमको जेल भेजा और नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की जेल में भेजा। इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नजीब जंग साहब, प्रोफेसर शाहिद अख्तर जी, प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल हकीम जी, मैं देख रहा हूँ कि फिरोज अहमद बख्श जी बैठे हुए हैं यहाँ। इन्होंने बड़ी मेहनत से इसका उर्दू में अनुवाद किया है। डॉक्टर जावेद आलम जी, राष्ट्रीय भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल जी और उपस्थित मित्रों,
एक घटना मैं आपको पहले बताता हूँ। जब हिंदी में ये किताब आई तो मैं उसको लेकर के नृपेंद्र मिश्र जी के पास गया और उनको हमने पहली प्रति भेंट की। किताब उन्होंने हाथ में लिया और कहा कि इसमें तो बहुत अनकही कहानियां हुई। तो उस किताब को उन्होंने थोड़ा बहुत पलटा उल्टा होगा, लेकिन किताब की टाइटल में जो अनकही कहानी है उसने उनका ध्यान खींचा। मैं जावेद आलम जी को इस बात के लिए और उर्दू काउंसिल को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो इसका शीर्षक रखा है, टाइटल रखा है, वो टाइटल अपने आप में और यहाँ पीछे अगर आप बैनर देखेंगे तो उस बैनर में भी उसको टाइटल है। ये हिंदी में जिसको संविधान कहते हैं, संविधान से मुझे लगता है कि ज्यादा पावरफुल शब्द है आईने हिंद। और ये आईने हिंद का जो संदेश है वह संदेश संविधान में उतना ताकतवर नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और कल जब हमको शम्स इकबाल साहब का निमंत्रण मिला, उसको हमने देखा, तो मुझे नृपेंद्र मिश्र इसलिए याद आए क्योंकि आईने हिंद में अनेक अर्थ और गहरा अर्थ है। जो चिंता या जो बात ये आप कह रहे थे, इनकी बात में चिंता ये थी कि क्या हम वास्तव में संविधान को जानते हैं। संविधान को मानना एक अलग बात है। संविधान को मनवाने के लिए पुलिस है, संविधान को मनवाने के लिए कोर्ट है, संविधान को मनवाने के लिए पूरी सरकार की सरकार है। तो संविधान को मनवाने की जो ताकत है, हम उससे तो परिचित हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है, और आज पुस्तक दिवस के अवसर पर जरूरत इस बात की है कि हम संविधान को जानें। संविधान को जानने या बताने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, और मैं आप सबको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले फाली एस नरीमन का देहांत हुआ है। उनकी जिंदगी की जो आखिरी किताब है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन फाली एस नरीमन की जो आखिरी किताब है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और एक आदमी जो 90 पार कर गया है, वकालत में जिसने ऊंचाई हासिल की, उसकी आखिरी चिंता यह है कि आप भारत के संविधान को जानिए। और इसलिए ये बड़ी टाइटल है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब वो उस किताब के बारे में हमको किसी अंग्रेजी अखबार से रिव्यू में देखता हूँ, रिव्यू में मैंने देखा तो उसको मैंने मंगवाया। तब वो जीवित भी थे, मैं उनसे मिलने के लिए भी गया और मैंने उनको बधाई दी उस किताब के लिए। अब उस किताब के हवाले से भी और वैसे भी
और किताबों के हवाले से मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो किताब है जिसका जावेद आलम ने अनुवाद किया है, अब मेरा इम्तिहान तो समाप्त हो गया है, क्योंकि हिंदी की किताब के बारे में जो भी ओपिनियन लोगों की है वो हो गई है। अब जावेद आलम का इम्तिहान अब शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है। कल जब प्रोफेसर हक को आप लोग जानते होंगे, प्रोफेसर हक का कल फोन आया। मैं समझ रहा था कि शायद वो यहाँ होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि ये उनसे मेरी बात होती रहती है, बुजुर्ग हैं। तो प्रोफेसर हक ने मुझे इससे कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप मेरी बिरादरी में शामिल हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों किताबें मुझे आप भेजिए। तो मेरे ख्याल में आया कि जावेद आलम का इम्तिहान हक साहब लेंगे। आपने बताया है कि अच्छा अनुवाद हुआ है, तो अब मेरा ख्याल है कि हक साहब भी यही कहेंगे कि बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। संविधान को समझाने वाली किताबें, जैसे मान लीजिए जो अभी मैंने फालियस नरिमन की बात कही, वो किताब भी मोटे तौर पर संविधान में क्या है इसको बताती है और नागरिक के दृष्टिकोण से बताती है कि एक नागरिक को इस संविधान से क्या हासिल होता है, एक नागरिक को इस संविधान के बारे में क्या क्या बातें जाननी चाहिए। और वो लेटेस्ट इसलिए भी है क्योंकि कश्मीर के बारे में जो 370 और 35 से हटाया गया, वो भी उस पूरी कहानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से लेकर के और 5 अगस्त 2019 तक का उन्होंने, और उसके बाद का भी विस्तार से वर्णन है। अब ये किताबों को देखने के बाद मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में मेरी दिलचस्पी, मैंने इसमें लिखा भी है, शायद ये अनुवाद में भी आया होगा, कि जब मैं मीसा में बंद था तो 2 लोग हमसे मिलने के लिए आए। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी आज भी हैं, लेकिन जो दूसरे सज्जन थे जो आज नहीं हैं, उनका नाम था प्रोफेसर NM घटाटे। नागपुर के रहने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उनको किसी ने कहा होगा कि राम बहादुर राय का मीसा का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल करिए। उन्होंने फाइल किया और उससे हम छूटे। उससे मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेरी रुचि तब से है। और फिर विस्तार से इसमें वर्णन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर जितने तरह के काम हुए हैं उन सब से मैं जुड़ा भी रहा हूँ। मुझे अचानक ये लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक नया अप्रोच लिया। अगर आप देखें तो उससे पहले के जितने प्रधानमंत्री हैं सबने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्रिटिकल अप्रोच है सबका। कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अपने रास्ते में बाधा मान रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहा है। और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक। मैं उसके पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट है जिस पर हमने एक चैप्टर इसमें दिया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है
क्योंकि राज्यसभा उस समय नहीं बनी थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस पर हस्ताक्षर करने से हिचक रहे थे। अब तो एक बात मैं कह करके जल्दी अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संविधान बना है वो हमारी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई की चेतना जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे संविधान की मांग भी बढ़ी है। 1895 में पहली बार तिलक ने संविधान की बात उठाई और 1925 में तेज बहादुर सप्रू ने बाकायदे कॉमनवेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके एक ड्राफ्ट बनाया, और उसके बाद आपको मालूम है कि 1927 में चेन्नई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस चेन्नई कांग्रेस में एक निर्णय हुआ कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और ये निर्णय इसलिए हुआ क्योंकि लंदन के एक मंत्री ने ये चुनौती दी थी कि आप संविधान की मांग कर रहे हैं तो आप अपना संविधान बनाकर दिखाते क्यों नहीं। तब मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में, और बाकायदे आज भी मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद है क्योंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मोतीलाल नेहरू कमेटी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस किताब में है, और मुझे लगता है कि और कहीं नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, वो ये कि संविधान की बात तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात का श्रेय है कि वे पहले इंसान हैं, पहले राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने लंदन के एक अखबार में लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने संविधान सभा नाम की कॉन्सेप्ट दी। और तब जब उन्होंने संविधान सभा कॉन्सेप्ट दी तो उसके 8 साल बाद महात्मा गांधी ने संविधान को स्वीकार किया, और एक उनका लंबा लेख है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू से सहमत हूं कि संविधान अगर बनेगा तो कम्युनल हार्मनी आएगी, हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी आएगी। ये 2 मामले ऐसे हैं जो संविधान के जरिए आ सकते हैं, संविधान सभा के जरिए आ सकते हैं। तो उन्होंने भी इसकी तायद की, इसका समर्थन किया। अब एक लंबी कहानी है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठती है, और आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 उस समय के जो वाइसराय थे उन्होंने सर बेनेगल नरसिंह राव की सलाह पर वो तारीख तय की थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये घोषित कर दिया था कि हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड एटली जो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई लंदन में, और जवाहरलाल नेहरू उसमें जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लॉर्ड एटली ने नेहरू से स्वयं आग्रह किया और नेहरू तैयार हुए। तो जवाहरलाल नेहरू
और सिखों के नेता, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, सरदार बलदेव सिंह, जिन्ना और लियाकत अली और खुद लॉर्ड वेवेल, ये 5 लोग एक ही जहाज से लंदन जाते हैं। 3-4 दिन वहां बातचीत होती है, लेकिन 6 तारीख को जो डिक्लेरेशन हुआ उससे कांग्रेस असहमत थी और वापस जवाहरलाल नेहरू आकर के और 7 या 8 को आ गए, मेरा ख्याल है 8 को आ गए, और 9 तारीख से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई। इस किताब का जो पहला चैप्टर है, अब तो पीएम का भाषण है, लेकिन मूल किताब का जो पहला चैप्टर है उसे मैं कहूँगा कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो जो पहला चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू होने जा रही है 11 बजे, लेकिन सारे देश से उस कड़ाके की ठंड में, दिल्ली में उस समय जो ठंड पड़ती थी उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जिनके बाल पक गए हैं उनको अंदाज होगा इसका, जिन्होंने दिल्ली की ठंड देखी है उनको इसका अंदाज होगा। उस समय उस कड़ाके की सर्दी में भी ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उसमें कांग्रेस के भी हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं, इन दोनों पार्टियों से में जो नहीं है परंतु मेंबर हैं वे भी सब आ जाते हैं और 9:30 बजे आ जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज का सेंट्रल हॉल है पुराने पार्लियामेंट का, वो किस तरह का सजा हुआ है, कैसे, जैसे विवाह के लिए घर से लोग सजाते हैं, इस सब का वर्णन के.एम. मुंशी ने अपने मेमोयर में किया है। और उसी तरह से मीनू मसानी ने भी अपने मेमोयर में किया है। इन दोनों के मेमोयर से मैंने एक चित्र खींचने की कोशिश की है और उसमें बातचीत भी हो रही है। जैसे गोपीनाथ बारदोलई उस समय असम के प्राइम मिनिस्टर थे और सबके चेहरे पर रौनक नहीं है, आंखों में चमक नहीं है, चेहरे पर और दिमाग में लोगों के अंदेशा है कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वही हश्र होगा जो मोतीलाल नेहरू कमेटी का हुआ था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना या उसकी बैठक होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तमाम बाधाओं के बावजूद अपना काम पूरा किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 3 फेज में गुजरती है। 9 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी 1947 ये पहला फेज है। 22 जनवरी 1947 वो तारीख है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सर्वसम्मत से संविधान के का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा फेज शुरू होता है उसके बाद और 3 जून 1947 तक वो दूसरा फेज चलता है। 3 जून को हमको मालूम है कि 3 जून की शाम भारत के विभाजन की घोषणा हो गई और 14 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विभाजन के बाद पहली बार बैठती है। तो इसी दिल्ली के और 14 जुलाई ही वो तारीख है जब मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्य यानी 75 सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के 8 या 10 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर को भी आए और अंत तक रहे।
जैसे खल्कुजमा का बड़ा नाम है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जिन्ना की अपील पर बहिष्कार किया था। लेकिन पहली बार और आखिरी बार 14 जुलाई 1947 को मुस्लिम लीग के सारे सदस्य आए और देशबंधु गुप्ता जो दिल्ली के ही थे, उनके नाम पर सड़क भी है, उन्होंने एक सवाल उठाया राजेंद्र बाबू से। राजेंद्र बाबू ने उस सवाल को इग्नोर किया, उसको महत्व नहीं दिया जो वो चाहते थे। मैं उसमें नहीं जाता तो, लेकिन तीसरा फेज शुरू होता है 14 अगस्त की रात से लेकर और 16 नवंबर 1949 तक, जिसमें संविधान अपना काम पूरा करता है। अब आमतौर पर इस बात को इग्नोर किया गया है, इसलिए इस किताब का मैं इसको थोड़ा महत्वपूर्ण किताब मानता हूं कि 17 नवंबर 1949 से लेकर 25 नवंबर 1949 तक करीब बोलने वालों की तो लंबी लाइन थी। राजेंद्र बाबू ने ये समझा था कि 2-4 लोग बोलेंगे, लेकिन जब उनके पास अपने नाम जाने लगे तो अंततः उनको रोकना पड़ा कि 25 के बाद हम अब किसी का नाम नहीं लेंगे। फिर भी मेरा अनुमान है, मैंने गिनती तो नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि करीब 170 लोगों ने, संविधान बन चुका है तो संविधान पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान बना है इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। सब लोग कमियां गिना रहे हैं। आपने कमलापति त्रिपाठी का उल्लेख भी किया। केवल कमलापति त्रिपाठी नहीं, 170 लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। इसके बावजूद 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एडॉप्ट करने की बात आई तो जिन लोगों ने एतराज किया था उसमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया। यानी संविधान जो एडॉप्ट किया गया वो सर्वसम्मति से किया गया। ये इस संविधान की मैं इस विशेषता मानता हूं। और अब 2-3 बातें और कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। भारत का संविधान दुनिया के संविधानों से और कम से कम दुनिया के 80 संविधानों से अलग है। दुनिया के 80 संविधानों में ये लिखा हुआ है कि आप ये बात संविधान में से बदल नहीं सकते। भारत का संविधान यूनिक है इस मायने में कि ये खुला हुआ है, आप चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं। जो ओरिजिनल संविधान है वो इस बात की आजादी देता है पार्लियामेंट को कि आप उसमें जो चाहें वो बदल कर सकते हैं। ये संविधान की ताकत भी है और ये भारत की ताकत भी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया, वो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आज भी वेग है, स्पष्ट नहीं है और उसमें तमाम तरह की कहना चाहिए कि विवाद भी है। स्वयं आप लोगों को याद होगा
रंजन गोगोई ने अभी राज्यसभा में ये बात कही है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक भ्रम है। अब जो संविधान है उस संविधान को कितनी बार बदला गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि संविधान के बारे में एक कॉन्शसनेस हमारे देश में नागरिकों के बीच में है या नहीं है। मैं ये मानता हूं कि 2015 से संविधान के बारे में एक कॉन्शसनेस पैदा हुई है और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की एक अपील की। बाकायदे 26 नवंबर को अब संविधान दिवस एक उसी तरह से त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है जैसे लोग अपना त्योहार मनाते हैं। अब इस संविधान की सबसे बड़ी ताकत मैं ये मानता हूं कि संविधान ने धर्म को, मजहब को कोई जगह नहीं दी है। इस संविधान ने भारत के नागरिक को केंद्र में रखा है। यानी धर्म आपका होगा, आपके पास रहना चाहिए, आपकी आस्था आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन ये संविधान जिससे कि देश का शासन चलना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश का शासन संविधान से चलेगा और शासन के लिए संविधान, आपने दोहराया, मैं उसको फिर से कहता हूं कि हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है। ये देश का प्रधानमंत्री और ये पहला प्रधानमंत्री है जो ये बात डंके की चोट पर कह रहा है। उससे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने संविधान पर सवाल उठाए हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि संविधान में नागरिक को केंद्र में रखा गया है और ये पूरा का पूरा संविधान उस वादे को याद दिलाता है जिसका जिक्र आपने भी किया, 1931 के कराची अधिवेशन में किए गए वादे को। ये बात दूसरी है कि संविधान अखंड भारत के लिए बनना था, लेकिन ये विभाजित भारत के लिए बना। परंतु मुझे ये लगता है कि इस संविधान में इसकी भी संभावना है कि हम फिर से एक हो सके। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शुक्रिया श्री राम बहादुर राय साहब। है संविधान से ज्यादा हिंद का लफ्ज अच्छा लगा, इसलिए मुझे भी उनको शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया कहते हुए अच्छा लग रहा है। अब हम सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं और चूंकि बारिश ने आप लोगों को सबका रास्ता रोका हुआ है, इसलिए सबसे महफूज बनागा यह कॉन्फ्रेंस शुरू की है। तो जनाब बस आखिरी है, अली जनाब इज्जत माफ नजीब जंग साहब की बात होगी। चंद 17 बस सहने चमन को अपनी बहारों पे नाच था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाच था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जिगर मलालाबादी का ये शेर है जो अली जनाब की नजर है। मैं अक्सर ओहदे भूल जाता हूँ, अगर मुझे ये याद न रहा कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर और दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं तो मुझे माफ कर दें कि मेरे नजदीक आपकी शनाख्त का रोशन हवाला आपका इल्म इरफान मार्फत व आगही है। दीवान गालिब का अंग्रेजी तर्जुमा, सगीर खामा और द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ और दीगर सैकड़ों मज़ामीन आपकी शनाख्त है। IAS ऑफिसर की हैसियत से आपके सरकारी ओहदे आपकी आर्जी शनाख्त जरूर है, मगर दायमी शनाख्त के हवाले आपकी किताबें और तहरीरें नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आपकी हो जाती शनाख्त गुम हो जाए, मगर आपकी इल्मी शनाख्त आपको हमेशा जिंदा रखेगी। अली जनाब नजीब जंग साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि अपने ज़री ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए, रहनुमाई फरमाए, हमें हमारे
रोशनी अता करें। जाहिर के बहुत अहम किताब के हवाले से और आप बहुत सारे आईनी होने पर गुजर चुके हैं, इसलिए आयन और आयन हिंद के हवाले से आपकी गुफ्तगू हमारे लिए मशल का काम करेगी। जनाब आली जनाब नजीब जंग साहब। सर आपकी इजाज़त, मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, तो कुछ बोलने से पहले मैं इनसे इजाज़त ले लूँ कि खालिद साहब इजाज़त है जी। तो हमारे अजीज़ बड़े भाई मोहसिन राय साहब, NCPOL के डायरेक्टर शम्स साहब, शाहिद अख्तर साहब, ख्वाजा साहब, जावेद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। दिस इज़ अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट टू ट्रांसलेट दिस। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, मैं एक फैज़ साहब की नज़्म पढ़ना चाहता हूँ और उसको पढ़ने की वजह है मैं आपको पढ़ने के बाद बताऊँ। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में आप चौला चलो, दस्त अफशां चलो मस्त रक्षा चलो, बरदर चलो फूल दामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाक में शहर भी मजमए आम भी, तीरे इल्जाम भी संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी, उनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्त कातिल के शायां रहा कौन है, रख्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। इसके पढ़ने की वजह ये है कि 1975 में ये तो आपको मालूम है कि फैज साहब ने कब लिखा था। तो फैज साहब का जब गिरफ्तारी हुई और उनको हथकड़ी में जेल ले जाया गया, तो उन्होंने जेल में ये लिखी थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको फिर गिरफ्तार किया था और कई साल उनको जेल में नज़रबंद रखा था। तो फैज साहब ने ये लिखा था। तो 1975 में 29 साल के एक नौजवान को, एक 4 साल का बच्चा था, इंदिरा गांधी की हुकूमत ने गिरफ्तार किया और उनको नज़रबंद रखा और फिर वो शख्स सुप्रीम कोर्ट से निकले और आपके सामने आज यहाँ मौजूद है। मैं ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं राम बहादुर साहब से कई बार मिला हूँ और ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मिला हूँ, प्रेसिडेंट से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी और टीचर से भी। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल और दिमाग में नक्श करते हैं। तो वो ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिनसे जब मिलिए एक कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। और हमारी वालदा कहती थी कि इम्प्रूव करे अगर अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। तो ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि सर आपसे मुलाकात हुई और आपकी सोहबत भी। किताब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप लोग सब बहुत सुन चुके हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अजीब व गरीब है और जैसा आपने कहा कि इसमें इतनी मशक्क़त हुई है, ये 4 साल जो डिबेट हुई है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, एक यूनिक चैप्टर है इंडिया की हिस्ट्री का। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग हिंदुस्तान की कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ ब्राह्मण भी मौजूद थे, वहाँ राजपूत भी थे, वहाँ क्षत्रिय भी थे, वहाँ दलित भी थे, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ सिख भी थे और इतनी खुली बात हुई है। हालांकि तकसीम हो चुकी है हिंदू की, लोगों के दिल और दिमाग में एक तकलीफ है, एक दर्द है, लेकिन उस हालात में भी वहाँ मुसलमान खड़े होके अपनी बात बिना डर के कहते हैं। हसरत मोहानी मौजूद हैं, मौलाना आज़ाद मौजूद हैं, हाफिज इब्राहिम मौजूद हैं, सब अपनी बात कह रहे हैं। और यहाँ तक बात हुई कि भाई इस वक्त मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए, क्योंकि कई लोग इसके हक में थे कि बुरे हालात हैं,
मुसलमानों को कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए अच्छे लोग चले गए, जो यहाँ पर हैं उनका हाथ पकड़ना जरूरी है, एक अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। तो उस वक्त लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। बेगम एजाज रसूल की तकरीर है कि इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सब हिंदुस्तान में बराबर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो वहां मेरा थोड़ा सा राय साहब से इख्तिलाफ है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केशव नंद भाट केस में सामने आया था 13 मैन जज की, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनसे अगर हम न खिलवाड़ करें तो मुनासिब है। ये जो डिबेट हिंदुस्तान में हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, चिंता बदलने की नहीं है। अमेंडमेंट्स तो 140 से कितने हो चुके हैं, जितने भी, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, बट व्हाट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड is that you don't fiddle with the basic directive principles of the Constitution, which guarantee you equality, fraternity, secular living. वो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना। उसी में हमारी वो जो इंक्लूसिव, हम लोग बार बार कहते हैं गंगा यमुनी कल्चर, जो हमारा इंक्लूसिव कल्चर है, वो उसी से एक रह सकता है। किताब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर कि जो अंग्रेजी का शब्द है, इट इज सेमिनल वर्क। ये काम पहले ना हुआ है और बहुत मुश्किल है कि ये होगा, क्योंकि जो आपने जिक्र किए हैं इसमें वो किसी को मालूम नहीं है। वो चीजें सर, जिन चीजों को आपने जिक्र किया है वो कभी उजागर नहीं होंगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि ये किताब लाइब्रेरीज में पहुंचे, ये किताब लॉ स्टूडेंट्स में पहुंचे, ये लोग, हम आम लोग पढ़ें। आपने पहले चैप्टर का जिक्र किया, वो मैंने पहले पढ़ा था, मैंने वो भी पार्ट पढ़ा था जब खटाटगे साहब आपसे और सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपसे मिले थे और फिर आपने उनको, वो सुप्रीम कोर्ट गए। ये जो आपने चीजें लिखी हैं ये हम सबको पढ़नी चाहिए और इंटरनलाइज करनी चाहिए। NCPL has done remarkable work, so thank you very much. आपने जो कहा, I think and I believe the book should be translated in many vernacular languages because it must reach all corners of India. ये हमारे नौजवान जो कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, उन बच्चों को अब ये पढ़नी पड़ेगी। शायद स्कूल का बच्चा तो ना पढ़े, लेकिन कॉलेज का बच्चा तो यकीनन पढ़ेगा। तो ये लाइब्रेरीज में पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसकी एक्चुअली ये हमारी बदकिस्मती है कि उर्दू ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती, लेकिन जहां भी पढ़ी जाती है वहां पहुंचा दें। हिंदी की किताबें हम लोग जहां साहब हम लोग पहुंचा सकते हैं, हिंदी की किताबें पहुंचाएं। अंग्रेजी का तर्जुमा अभी तक हुआ है, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है, यहाँ बैठे हैं अमोघ राय साहब, ये राय साहब के साहबजादे हैं और मेरे दोस्त हैं, इन्होंने अंग्रेजी का तर्जुमा किया है, लेकिन उसका फॉर्मल रिलीज नहीं हुआ है। उसका जल्द से जल्द रिलीज होना चाहिए ताकि लोगों, तो बिकॉज देयर इज अ लार्ज इंग्लिश ऑडियंस व्हिच इज वेटिंग फॉर दिस बुक। तो और आज इतनी किताबें लिखी जा रही हैं सर, लेकिन हाफ ऑफ देम आर रबिश। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये हम लोगों तक पहुंचाएं और राय साहब अपनी बात लोगों तक खुद रखें। ये क्योंकि जब आप कोई बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं। तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आपने आज बुलाया, क्योंकि दिस इज अ सिंगुलर ऑनर फॉर मी to be present at the release of a book by Rai Saab. So thank you very much. Rai Saab, आपका बहुत एहसान है कि आपने ये किताब लिखी। Thank you sir. शुक्रिया डॉक्टर नजीब जंग साहब। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि अक्सर तकरीबात से हम लोग खाली हाथ लौटते, लेकिन आज की इस तकरीब से हम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि इतने ज़रूरी ख्यालात को सुनने का मौका मिला है कि शायद ही कहीं और सुनने को मिले। और मैं जाहिर का वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो जुमला हाजरीन का और शुरका का और हमारे जो मंदूबीन और ख़ास मेहमान हैं
उनका शुक्रिया अदा करें। इसको ना स्कूल कॉलेज के करिकुलम में लगवाना चाहिए इन व्हाटएवर कैपेसिटी। बहुत शुक्रिया खान साहब, मोहतरम जनाब नजीब जंग साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमें शर्त बख्शा, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत तहे शुक्रिया अदा करती हूँ और कौंसिल की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब राम बहादुर राय साहब, सबसे पहले आपको आपकी इस अहम और खूबसूरत किताब के लिए मुबारकबाद देती हूँ और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, आपकी रहनुमाई में हम पहले भी काम कर चुके हैं, आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इसे रौनक बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर ख्वाजा मुंतकिम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अहम बातों से हमें रोशनास कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, आपके डायनेमिक लीडरशिप में कौंसिल मुताबिक प्रोग्राम बहुत काफी से करा रही है। आज का ये इतना बड़ा और अहम प्रोग्राम आपकी रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर जावेद आलम साहब, आपने इस अहम किताब का तर्जुमा करके इसे उर्दू की कारी तक पहुंचाने में हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हक्कानी साहब, आपने इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती से मॉडरेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने निकाला और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया, तमाम लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौंसिल के हमारे अफसरान जनाब अहमद साहब, डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, खुर्रम साहब, अजमल साहब, इंतखाब साहब, अब्दुल वाली साहब, नीलम साहिबा, नुसरत साहिबा, निशान साहिबा, आफरीना साहिबा और तमाम स्टाफ, तौसीफ, जिन लोगों ने बहुत अनथक मेहनत किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की, इन तमाम स्टाफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम ऑडियंस जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इन लोगों का भी शुक्रिया। शुक्रिया आप सब लोगों का, तमाम शुक्रिया। मज़ीद शुक्रिया अदा किया जाए तो शाम ज़्यादा हो जाएगी। आज ये जमहूरी आयन में चूंकि बोलने की थोड़ी सी आज़ादी हासिल है, अगर मेरे बोलने की आज़ादी से किसी को जरा सी भी तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे माफ करता हूँ। सब लोगों ने आनंद लिया है। आप लोग से चाय गुजारिश